इस वक्त खबर है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर लगातार मंथन जारी है और इस वक्त ये जानकारी मिल रही है कि देवेंद्र फडणवीस के घर पर पहुंच चुके हैं अजित पवार। शिवसेना के नेता भी वहां पर मौजूद है। महायुति की ये महा बैठक चल रही है जिसमें यह तय किया जाएगा कि किसके नाम को लेकर की मोहर लगे। हालांकि एक नाम जिसको लेकर चर्चा जोरों पर है वो फडणवीस है। फडणवीस के घर पर इस वक्त आपको बता दें अजित पवार मौजूद है। महायुति की ये महामंथन है, बैठक है और हमने ये देखा था कि इस तरह से पोस्टर्स भी लगने शुरू हो गए थे चुनावों के नतीजे आने के बाद। फडणवीस के घर इस वक्त अजित पवार पहुंचे हैं, भुजबल पहुंचे हैं और वहां मीटिंग चल रही है कि आगे की तस्वीर क्या हो, मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री कौन हो, कैबिनेट में किस तरह से हिस्सेदारी हो, महागठबंधन की और महायुति की, ये इसको लेकर इस वक्त चर्चाओं का जोर। और कोमल हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। कोमल, 4 दिन बीत चुके हैं, लगातार मंथन हो रहा है, बैठकों का दौर जारी है, लेकिन सवाल आज भी वही कि आखिर कौन होगा महाराष्ट्र का सीएम। क्या सस्पेंस खत्म हो सकता है? बिल्कुल, देखिए बम्पर जीत हुई है। अगर हम बात करें वोटिंग परसेंटेज की तो बीजेपी की वोटिंग परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, लेकिन अभी तक देखिए इतने दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक सीएम का चेहरा जो है वो पूरी तरह से डिसाइड नहीं हो पाया। यानी देखिए सीएम का चेहरा डिसाइड करना महाराष्ट्र में काफ़ी बड़ी चुनौती हो गई है, बहुत टफ टास्क हो गया है, क्योंकि लगातार अगर हम बात करें तो देखिए कहीं ना कहीं अजीत पवार के जो नवनिर्वाचित विधायक है, क्योंकि अभी मैं देवेंद्र फडणवीस की आवाज़ पर हूँ, आपको यहाँ से तस्वीरें दिखा रही हूँ, तो लगातार यहाँ पे हलचल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही थी। जो अजीत पवार गुट के जो विधायक है, नवनिर्वाचित विधायक है, वो यहाँ पे पहुंच रहे थे और साफ तौर पर वो ये कह रहे थे कि उनका जो सपोर्ट है वो देवेंद्र फडणवीस को है। लेकिन वही शिंदे गुट के 1-2 विधायक हैं वो भी यहाँ पे पहुंचे थे, लेकिन इस बीच देखिए शिंदे गुट के कुछ ऐसे विधायक हैं, कुछ ऐसे कार्यकर्ता है जो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो सीएम का चेहरा है वो एकनाथ शिंदे को बनाना चाहिए। तो ऐसे में लगातार देखिए बैठकों का दौर जारी है। टेक्निकली बात करें तो देखिए देवेंद्र फडणवीस जो है भारी बहुमत से जीते हैं, बीजेपी भारी बहुमत से जीती है और काफी ज्यादा वोटिंग परसेंटेज भी इजाफा हुआ है। तो लगातार मंथन हो रहा है, लेकिन इस बीच देखिए अब केंद्र नेतृत्व के लिए भी यहाँ पे फिलहाल सीएम का चेहरा डिसाइड करना बहुत ही टफ टास्क बना हुआ है, क्योंकि काफी ज्यादा दिन बीत गए हैं। लगातार ये खबर भी सामने आ रही थी कि शपथ ग्रहण समारोह जो है वो बहुत ही जल्द हो जाएगा, लेकिन अभी भी शपथ ग्रहण समारोह के लिए कोई भी देखिए जानकारी नहीं निकल के सामने आ रही है। बात अगर हम करें अजीत पवार दल की बात करें, एकनाथ शिंदे गुट की बात करें तो देखिए उनके तरफ से लगातार बैठक देखने को मिली, लेकिन बीजेपी के विधायक दल की बैठक अभी तक नहीं हो पाई है। ठीक है कोमल, लौट कर आएंगे। तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, इस समय महाराष्ट्र में हलचल जोरों पर है। वहीं सीएम के नाम को लेकर महाराष्ट्र में देखिए चर्चाएं जोरों पर है। महाराष्ट्र में बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर ने क्या कुछ कहा है वो भी अब आपको सुनवाते हैं। ऐसा कोई दबाव नहीं है, ऐसे कोई सरकार लेट नहीं हो रही है। 23 तारीख को चुनाव का रिजल्ट लगा है, 3 पार्टी की सरकार है, तो 3 पार्टी की सरकार में कौन से पोर्टफोलियो का होगे, प्रभारी मंत्री कहाँ रहेंगे, कौन से मिनिस्ट्री किसको जाएगी, सारा देखना पड़ता है। 3 पार्टी की सरकार है और महायुति की सरकार है, परफॉर्मिंग सरकार होनी चाहिए। आने वाले जो हमने लोगों को मैनिफेस्टो दिया है वो पूरा होना चाहिए। आखिरी सरकार जब बनती है तो जनता के लिए बनती है और जनता के लिए बनने वाली सरकार ये परफॉर्मिंग होनी चाहिए, इसलिए थोड़ा समय लगता है, लेकिन अच्छी सरकार बनेगी, जल्दी बनेगी। तो देखिए इस वक्त बैठक चल रही है, फडणवीस के घर अजित पवार पहुंच चुके हैं, लेकिन इस बीच आपको बताते हैं अशोक चव्हाण का भी बयान सामने आ रहा है। वो क्या कुछ कह रहे हैं सीएम चेहरे को लेकर, वो सुनते हैं। अशोक जी, जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में आप लोग को बहुमत मिला, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं जो देरी हो रही है सीएम बनाने में, उस पर विपक्ष लगातार हमलावर है। देरी नहीं हुई, सही वक्त लग रहा है। जो भी रिजल्ट आके ही तकरीबन 4 दिन हुए हैं, तो मुझे लगता नहीं कोई देरी हो रही है। सभी अलायंस पार्टनर्स को विश्वास में लेके फैसला करना पड़ता है, तो आई डोंट सी देयर एनी डिले ऑन दैट। आपके घटक दलों से इस तरह की चर्चा भी हो रही है और इस तरह की मांग भी उठ रही है कि एकनाथ शिंदे की जब अगुवाई में ये चुनाव लड़ा गया था, वही चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्हीं को चेहरा होना चाहिए। देखिए, अब हर पार्टी चाहती कि अपना पार्टी का नेता ही मुख्यमंत्री बने, उनको सोचना कोई गलत नहीं, बस फैसला ऐसा है कि आज डेमोक्रेसी में किसके कितने लोग चुनकर आए हैं, लोकल परिस्थितियां क्या है और लोगों के सेंटिमेंट्स को भी सोचना पड़ता है। ये सब ध्यान में रख के फैसला होगा। कब तक उम्मीद की जा सकती है कि अनाउंसमेंट हो जाएगा, ऑब्जर्वर्स चले जाएंगे? आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, आई डोंट नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं बाबा बागेश्वर की। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पदयात्रा लेकर निकले हैं और सनातन एकता यात्रा का आज 7वां दिन है और हजारों आम लोगों के साथ साथ मध्य प्रदेश के छतरपुर से जब ये यात्रा शुरू हुई तो इसमें तमाम बड़े सेलिब्रिटी भी नजर आए। बॉलीवुड अभिनेता हो, गायक हो, खिलाड़ी हो, सभी बाबा बागेश्वर की इस पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। लेकिन इसी के साथ ही बाबा बागेश्वर ने ऐलान कर दिया है
भगवाए हिंद का। क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। 7वां दिन है, भीड़ वही है, दृश्य वही है जो पहले दिन था। क्या कहना चाहेंगे अपनी सेना को? क्या लगता है आपको कि हिंदू सो जाए वापस, या घरों में भग जाए, या बुजदिल हो जाए? हिंदू हैं, हिंदुत्व जाग रहा है। बुंदेलखंड का छुआछूत भेदभाव मिटाने के लिए वो सड़कों पर निकला है। भारत से भेदभाव मिटाने के लिए वो सड़कों पर निकला है। भारत को विश्व गुरु बनाना चाहता है। इस भारत में वो एकता चाहता है। तो भीड़ मत देखो, आप ये देखो कि जो काम करने निकले हैं वो हो जाए। हम तो अपना काम कर रहे हैं, इस देश का हिंदू कब अपना काम करेगा? क्या लग रहा है, भगवाए हिंद शुरू है और आर पार की लड़ाई है? लगभग तय है। और भगवाई भारत हिंदू राष्ट्र ही है। वो दादाजी को बुलाओ जो ऊपर चढ़े। तो आर पार की लड़ाई अब किससे? पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की। छुआछूत भेदभाव से, जातियों में बटे हुए हिंदुओं से। बस हिंदू एक करना, यही लड़ाई है। क्या लग रहा है, इस यात्रा से हिंदू एक हो जाएगा या पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आगे भी कुछ प्लान कर रहे हैं? और यात्राएं करेंगे और जगाएंगे, देश के कोने कोने में जाएंगे, उन जगहों पर जाएंगे जहां हिंदू जगा नहीं, जहां हिंदू सोया है, जहां हिंदुत्व में उबाल नहीं, वहां जाएंगे और हिंदुओं को जगाएंगे। आपने एक बात और कही कि हवस का पुजारी क्यों, हवस का मौलाना भी तो होता है। पादरी भी हो सकता, हाजी भी हो सकता, पोप भी हो सकता। हवस के तो पुजारी सनातन हिंदू धर्म का सबसे प्रतिष्ठित पद है। लेकिन हिंदुओं को ही टारगेट क्यों किया जाता है बार बार? क्योंकि इस देश में सेक्युलरिज्म का कीड़ा है। इस देश के हिंदू बहुत ही बुजदिल हैं। संभल हिंसा मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 74 नकाबपोश दंगाइयों की हुई पहचान। सभी को पकड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है प्लान। सीसीटीवी में कैद दंगाइयों के साथ में नजर आई पिस्टल। दंगाइयों पर गोली चलाने के उठे सवाल। संभल हिंसा में पकड़े गए 27 आरोपियों की फोटो जारी। पकड़े गए आरोपियों में से कई नाबालिग। सीसीटीवी के जरिए अन्य दंगाइयों की तलाश कर रही है पुलिस। संभल हिंसा का एक और वीडियो आया सामने। जामा मस्जिद के ऊपर ड्रोन से रखी जा रही थी नजर। वीडियो में पुलिस पेट्रोलिंग करते आई नजर। संभल हिंसा मामले में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को नोटिस। बीएनएस की धारा 168 के तहत नोटिस। हिंसा केस में पूछताछ कर सकती है पुलिस। संभल के पत्थरबाजों और उपद्रवियों पर योगी सरकार सख्त। सार्वजनिक स्थानों पर लगेंगे उपद्रवियों के पोस्टर। वसूली भी होगी और इनाम भी हो सकता है जारी। संभल हिंसा मामले में एक्शन तेज। पुलिस और जिला प्रशासन ने प्रदेश सरकार को सौंपी हिंसा मामले की एक रिपोर्ट में हिंसा की पूरी जानकारी। संभल में हुई हिंसा के बाद से छावनी में तब्दील हुआ इलाका। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती। फिलहाल हालात सामान्य। संभल हिंसा मामले में कई एंगल से जांच कर रही है पुलिस। सीसीटीवी के जरिए दंगाइयों की हो रही पहचान। अब तक 27 फोन भेजे गए फॉरेंसिक लैब। संभल में हुई घटना को लेकर बोले एसपी कृष्ण कुमार और कहा इलाके में सामान्य हुई स्थिति। साथ ही कहा हो रही है दंगाइयों की पहचान। गिरफ्तारी का भी दिया आश्वासन। 100 से ज़्यादा लोग हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। उनके चेहरे हैं, उनको जल्द ही जो है पुलिस द्वारा जो नीचे स्तर पे उनके साथ शेयर किया जाएगा और उनकी धरपकड़ की जाएगी। संभल में हुई हिंसक झड़प पर जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद का बयान। पुलिस और कोर्ट पर उठाए सवाल। जिस तरह लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज और लोअर कोर्ट्स चीज़ों को डील कर रहे हैं, जिस तरह ले जा रहे हैं जिस तरफ, ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, बहुत बुरा है। लोगों का सिस्टम के ऊपर भरोसा रहना चाहिए। संभल हिंसा पर डिंपल यादव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं देश हर दिन संविधान से चले, लेकिन संभल जैसी घटना घटती है तो बीजेपी की नीयत पर शक होता है। हमारा देश संविधान से चले और जिस तरह संभल की घटना घटी है चुनाव के एकदम रिजल्ट आने के बाद, तो मैं समझती हूँ बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाते हैं सरकार पे, भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति दोनों पे।